मेरा नाम आयशा है और मेरा संबंध वाराणसी के एक छोटे से गांव से है। वह गांव जहां गलियों में मिट्टी की खुशबू रची बसी थी और शामें मंदिर की घंटियों और अजान की आवाजों से गूंजती थीं। एक सुकून भरी जिंदगी जो मेरी माँ देवी की मुस्कुराहट से जगमगाती थी। मेरी माँ, सच पूछें तो वह मेरे लिए भगवान का एक रूप थी। उनके चेहरे पर हमेशा सुकून और होठों पर प्रार्थना रहती थी। वह मुझे अपने हाथों से खिलाती थीं, लोरी सुनाकर सुलाती थीं और दुनिया के हर दुख से बचाने की कोशिश करती थीं। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरी माँ, मेरी देवी अचानक इस दुनिया से चली गई। उनकी अचानक मृत्यु ने मुझे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं एक अनाथ बच्ची बनकर रह गई और मेरे पिता सुनील जी ने जैसे अपना कर्तव्य पूरा समझकर मुझे मेरी मौसी सुमन देवी और मौसा राघव जी के घर भेज दिया। वह घर जहां मेरी माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी का दूसरा और कहीं ज्यादा तकलीफदेह अध्याय शुरू हुआ। ये वह समय था जब मैंने महसूस किया कि एक माँ के बिना जिंदगी कितनी बेमानी हो जाती है। मेरे पिता, जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मुझे मौसा के घर छोड़कर ऐसे गायब हो गए जैसे हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उन्होंने कभी यह जानने की जहमत नहीं की कि मैं किस हाल में हूं और मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है। एक लावारिस बच्चे की तरह मैं अपनी मौसी और मौसा की मर्जी पर पलने लगी। मेरी मौसी सुमन देवी एक कमजोर इरादों की औरत थीं, जो अपने पति राघव जी के हर फैसले को अपनी तकदीर मानती थीं, और मेरे मौसा राघव जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती थी, या शायद वह अपनी पत्नी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। मेरा बचपन आंसुओं, भूख और सर्दी की एक लंबी और दर्दनाक कहानी बनकर रह गया था। मुझे याद है किस तरह बचपन में जब मैं भूख से बिलखती, मौसी मेरे हाथों से खाना छीन लेती थीं और मैं खाली पेट रोती हुई वहीं फर्श पर सो जाती थी। सर्दियों की रातों में जब सब लोग रजाइयों में दुबक कर सोते थे, मौसी मुझसे घर का सारा काम करवाती थीं और मुझे कमरे में सोने नहीं देती थीं। उन्होंने मेरा बिस्तर बाहर बरामदे में रख दिया था और एक दिन जब मैंने हिम्मत करके अंदर सोने की इजाजत मांगी तो उन्होंने ताने भरे लहजे में कहा था, तुम जैसी बेसहारा के लिए हमारे घर में यही जगह है। अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। उनके शब्द मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ गए थे। मैं सारी रात सर्दी में ठिठुरती, कांपती और रोती रहती, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। मैं सच में बेसहारा ही तो थी। एक पिता होते हुए भी मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। मौसा की बेटी प्रिया, जो मुझसे 4 साल बड़ी थी, वह भी अपनी माँ की तरह बेरहम थी। वह मेरे दुख से लुत्फ उठाती और अक्सर मुझे ताने देती। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक रात जब सर्दी की शिद्दत बढ़ गई और मेरे शरीर में सिहरन होने लगी तो मैंने हिम्मत करके प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रिया दीदी, बाहर बहुत सर्दी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अपने कमरे में सोने दें। मैं एक कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। प्रिया ने मुझे सर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर नफरत और अपमान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बेरहमी से कहा, तुम तो खुद एक मुसीबत हो जो सारी जिंदगी हमारे सिरों पर सवार रहेगी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में जगह दूं? शुक्र करो, हमने तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह घर से नहीं निकाला, तुम्हें वही जगह दी है जिसके तुम लायक हो। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। यह शब्द मेरे कानों में सीसा बनकर उतर गए थे। प्रिया के लिए अलग कमरा था, लेकिन मेरे लिए उनके घर में जगह सिर्फ बरामदे तक की थी। शिक्षा का सफर और आशा की एक किरण। एक दिन सर्दी की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। मैं वहीं बरामदे में बेहोश पड़ी थी और मेरे शरीर में तेज तपन महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे कोई उठाकर कमरे में ले जाने वाला नहीं था। मौसी आवाजें देने लगी, ए नमक हराम, उठ जा और किचन साफ कर। लेकिन मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मौसी लगातार चिल्ला रही थीं और मौसा से कह रही थीं, जाओ जाकर देखो, मर तो नहीं गई। मौसा मुझे देखने आए और मुझे इतने तेज बुखार में देखकर परेशान हो गए। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने चिंता और हमदर्दी देखी। वह तुरंत डॉक्टर को लेकर आए, जिसने पूछा, आप लोग इस बच्ची के कौन हैं? मौसा ने कहा, ये मेरी भांजी है, आयशा। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, हैरत है, घर में इतने कमरे हैं और फिर भी आपने बच्ची को इतनी सर्दी में बरामदे में सुला रखा है? मौसी ने तुरंत झूठ बोला, नहीं डॉक्टर साहब, ये खुद जिद करके यहाँ सोती है। हम तो बहुत कहते हैं लेकिन मानती ही नहीं। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा,
इसे बहुत ज्यादा सर्दी लगी है, जिसकी वजह से बुखार तेज है। फिर डॉक्टर ने मौसा से कहा कि बच्ची को पहले कुछ खिलाएं, उसके बाद दवा दें। मौसा ने डरते डरते मौसी की तरफ देखा और कहा, जाओ आयशा के लिए खाना ले आओ। डॉक्टर की मौजूदगी में मौसी कुछ नहीं बोल सकी और खामोशी से चली गईं, वरना न जाने क्या क्या ताने देती। अगले दिन मौसी ने मुझे बुलाया और कहा, आज के बाद तुम रसोई में रहोगी, वहीं एक कोने में बिस्तर लगा लेना। मैं खामोश हो गई, मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। बुखार कम हो चुका था, लेकिन मौसी का व्यवहार वही था। मैं अब रात को रसोई में सोने लगी। ये बरामदे से बेहतर था। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो सर्दी से तो बच जाऊंगी। इसी रसोई में एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आशा की किरण देखी। मौसा की बेटी प्रिया पढ़ती कम थी और सारी रात किसी से फोन पर बातें करती रहती थी। जब वह कमरे में नहीं होती तो मैं उसकी किताबें चुरा लाती और रात गए तक पढ़ती रहती। एक दिन रात के 11 बजे मैं रसोई में बैठी पढ़ रही थी जब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर गई। जब सामने देखा तो मौसा रसोई से पानी लेने आए थे। उन्होंने मेरे हाथ में किताब देखी तो मेरे पास आकर खामोशी से बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं, जैसे वह अपनी सारी बेबसी का बोझ महसूस कर रहे हों। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आयशा बेटा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाता। मैंने कहा, मौसा जी, मैं पढ़ना चाहती हूं। मौसा ने कहा, तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारी मौसी से छुपाकर तुम्हें किताबें ला दिया करूंगा। तुम बस किताबें छुपाकर रखना और जब इम्तिहान होंगे तो किसी बहाने से तुम्हें ले जाया करूंगा। ये शब्द मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। मुझे इतना ही चाहिए था कि मैं दुनिया को समझ सकूं। फिर मौसा मुझे किताबें और जरूरत की चीजें ला देते, जिन्हें मैं प्रिया के कमरे में छुपा देती और उसके आने से पहले उसके कमरे से निकालकर रात को रसोई में बैठकर पढ़ती। मौसा की इस खामोश मदद से मैंने जैसे तैसे करके मैट्रिक पूरा कर लिया था। अत्याचार की हद और भाग्य का नया मोड़। इससे पहले कि मैं और ज्यादा पढ़ाई की तैयारी करती, मौसी ने मुझसे किताबें छीन लीं और कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ काम करने के लिए रखा है, पढ़ाने के लिए नहीं। मैंने उनसे विनती की, मौसी, मैं आपके सारे काम समय पर करती हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, आप मुझे पढ़ने दें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मौसी ने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरे बाल पकड़कर कहा, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें ऐसे ही बिठाकर खिलाती रहूंगी? तुम्हें पढ़ाने और खिलाने का ठेका भी हमने ले रखा है। तुम्हारा पिता तो पता नहीं कहाँ मर गया और तुम्हें मुसीबत बनाकर हमारे घर छोड़ गया। मैं तो तंग आ चुकी हूं तुमसे। पता नहीं कौन सा अशुभ समय था जब तुम यहाँ उतरी। वह मेरी अनाथता का, मेरे लावारिस होने का मजाक उड़ा रही थीं। उन्होंने मुझे फर्श पर धक्का दे दिया और कहा, पड़ी रहो यहीं। मैं रो रही थी और उस दिन से मौसी ने मुझे आगे पढ़ने भी नहीं दिया। मेरी किस्मत, जो अनाथता की जिंदगी भी इतनी कठिन और मुश्किल थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मौसी की बेटी प्रिया किसी से फोन पर बात करती है और इस बात का मेरे सिवा किसी को पता नहीं था। एक रात जब मैं रसोई से बाहर आ रही थी तो मुझे प्रिया के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आई। मैं वहीं रुक गई। मैंने सोचा, रात के इस समय कौन आ सकता है। तभी मैंने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी दरवाजा नहीं खोला। मैंने फिर से दस्तक दी। जब प्रिया ने दरवाजा खोला तो वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे देखते ही उसने झूठ बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी और कोई क्यों आएगा इस समय? चलो दफा हो, आई बड़ी पूछने वाली। मैं चुपचाप रसोई में चली गई। मैं जानती थी कि यह मामला बहुत नाजुक है। अगर मैं मौसी को कुछ कहती तो वह मुझे जिंदा दफन कर देती और अगर मौसा को बताती तो वह भी पत्नी से डरते कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों से मौसी और प्रिया बहुत राजदारी से बातें करती थीं। जब मैं उनके पास से गुजरती या काम करती तो वह बात करते हुए रुक जाती और मेरे जाने का इंतजार करती। फिर एक दिन मैंने मौसी को प्रिया से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, प्रिया, जिस लड़के से मैंने तुम्हें मिलवाया है, जिसे तुम पसंद करती हो, मुझे वह अच्छा लगा। उससे अब कहो कि अपने घर वालों को लेकर आए रिश्ते के लिए। मैं हैरान थी कि मौसी कितनी राजदारी से सब कर रही थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की बात जो थी। अगर भगवान न करे ऐसा कुछ मैंने किया होता तो मौसी मुझे जिंदा दफन कर देती। मौसा की बेटी प्रिया को देखने के लिए वही लड़के वाले आ रहे थे जिन्हें प्रिया पसंद करती थी। मौसी ने 2 दिन से मुझे बैठने नहीं दिया था। सारे घर के एक एक कोने की सफाई मुझसे करवाई और आज मेहमानों के लिए इतने खाने भी बनवाए। मेहमान आ चुके थे। मैं वहां नहीं गई थी, फिर भी मौसी ने मुझे किसी काम से आवाज दी। मैंने जाते ही मेहमानों को नमस्ते किया और वह पूछने लगे, ये लड़की कौन है? आपने इससे पहले हमें मिलवाया नहीं। मौसी कुछ कहती। मौसा ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी भांजी है।
आयशा हमारे साथ ही रहती है। मौसी ने गुस्से से मौसा की तरफ देखा और मुझे कहा, ये कप उठाओ और जाओ रसोई देखो। मैंने चाय के कप उठाए और रसोई में आ गई। मेहमानों ने जाते ही मौसी को कॉल की और कहा, हमें आयशा बहुत अच्छी लगी है। अगर आप बुरा न माने तो प्रिया की जगह हमें आयशा का रिश्ता दे दें। मौसी के चेहरे का रंग उड़ गया। मौसी ने जल्दी में झूठ बोला, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आयशा की तो बात कहीं और पहले से तय है और कुछ ही दिनों में इसकी विदाई कर रहे हैं। मैं जो मौसी के पीछे खड़ी सब बातें सुन रही थी, मैं वहां से छत पर आ गई। मुझे पता था कि मौसी से मेरे लिए की गई यह बात बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। फिर मौसी ने अपनी मीठी बातों से प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रिया बहुत खुश थी और हर समय उसी से फोन पर बातें करती रहती। क्रूरता और अलगाव, भाग्य का फैसला। एक दिन उसे अपने मंगेतर से मिलने जाना था और मुझे कहा, मेरा सूट अच्छे से इस्त्री कर दो। मैंने कहा, प्रिया दीदी, मौसी ने मुझे चाय लाने को कहा है, मैं पहले वह दे आऊं। लेकिन प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम वह करो जो मैंने कहा है, बाकी सब काम बाद में। मैं उसी समय कपड़े इस्त्री करने लगी जब मौसी ने फिर से आवाज दी। मैं बाहर जाने लगी तो प्रिया ने कहा, पहले यह काम पूरा करो, तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती। तभी मौसी कमरे में आ गई और आते ही मुझ पर बरस पड़ी। मौसी ने मुझे बालों से पकड़ा और कहा, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। प्रिया दीदी ने कहा कि पहले मेरा काम करो, बाकी सब बाद में। लेकिन प्रिया ने मौसी से झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये खुद ही कामचोर बन गई है। इस्त्री मेरे हाथ में थी, जिससे प्रिया का सूट थोड़ा सा खराब हो गया। तभी मौसी और प्रिया मुझ पर और ज्यादा बरस पड़ी। प्रिया चिल्लाने लगी, मेरा इतना महंगा सूट तुमने जानबूझकर खराब कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मौसी ने कहा, यह तो पहले दिन से ही नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता वहां हो। मैं अभी इसे इसकी औकात याद करवाती हूं। तभी मौसी ने मेरे हाथ पर गरम इस्त्री रख दी। मैं तड़प रही थी, मेरी चीखें गले में अटक गई थीं, लेकिन मौसी और प्रिया ने मुझ पर अत्याचार की हद कर दी थी। तभी मौसा ने आकर मुझे मौसी से छुड़ाया और कहा, तुम औरत हो या जानवर? इतना अत्याचार तो कोई किसी व्यक्ति पर नहीं करता जितना तुमने इस बच्ची पर किया है। क्या बिगाड़ा है इसने जो शुरू दिन से तुम ये सब कर रही हो? मौसी ने मौसा से कहा, बहुत परपुर्जे निकलने लगे हैं तुम्हारे, बहुत तरफदारी हो रही है भांजी की। मौसा ने कहा, मत भूलो तुम्हारी भी एक बेटी है, कल को उसके साथ यह सब हुआ तो क्या तुम बर्दाश्त करोगी? मौसी ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा करने का भी सोचे? इसकी माँ अभी जिंदा है, कोई हाथ लगाकर दिखाए, अगर उसके हाथ न तोड़ दूं तो कहना। मौसा मुझे अपने साथ ले गए, मेरे हाथ पर दवाई लगाई। मैं रो रही थी। आज पहली बार मौसा मौसी के सामने मेरे लिए बोले थे। फिर मौसा ने मुझे कहा, आयशा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, मौसा, इसमें आपका क्या कसूर? ये सब मेरा नसीब है। अगर किस्मत इतनी अच्छी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। जब माँ नहीं रही और पिता भी होते हुए भी मैं पिता की स्नेह और प्यार से वंचित रही, तो फिर आपसे क्या गिला? मैं उठकर छत पर चली गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी। मैं अब थक चुकी थी। इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात करती, अपने दुख सुना पाती। हे भगवान, अब बस, मुझ में और हिम्मत नहीं है दुख सहने की। मैं थक चुकी हूँ। सच्चाई का खुलासा और एक नई शुरुआत। मौसी को मौसा का मेरे लिए इस तरह बोलना हजम नहीं हो रहा था। तभी वह कुछ सोच में मशगूल थीं, लेकिन मैं सोच नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली हैं कि मैं कहीं की नहीं रहूंगी। एक दिन मौसी ने बहाने से मुझे खेत में आम लेने भेजा और उसी समय एक लड़के को भेज दिया। मैं उसे देखते ही वहां से भागी। वह आवाजें दे रहा था कि मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं रुकी नहीं। तभी आगे मौसी आ गई और मुझे हाथ से पकड़कर खींचते हुए घर ले आई। मौसी ने मुझे मौसा के पैरों में फेंक दिया और कहा, लो संभालो अपनी लाडली भांजी को, बहुत नाज था तुम्हें इस पर, पता भी है क्या गुल खिलाकर आई है? मौसा ने मुझे खड़ा किया और मौसी से पूछा, क्या किया है इस मासूम ने? मौसी ने कहा, मैंने इसे इसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मौसा ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? मौसी ने कहा, वही कह रही हूं जो अपनी आंखों से देखकर आई हूं। मौसी ने उस लड़के को बुलाया और मौसा से कहा, इज्जत इसी में है कि अभी पंडित को बुलाओ और इसका विवाह इसी लड़के से कर दो। मौसा, जो पहले ही अपनी बेबसी का शिकार थे, अपनी बेटी प्रिया की इज्जत बचाने के लिए इस झूठ को सच मान बैठे। फिर मौसा ने मेरा विवाह उस लड़के से कर दिया और रोते हुए एक छोटी सी पोटली मुझे दी और कहा, इसे अपने ससुराल जाकर खोलना। फिर मेरा पति रवि मुझे लेकर अपने घर आ गए। वहां पहुंचे तो मेरे पति ने अपने घर वालों से कहा
यह मेरी पत्नी है। मैंने आज ही इससे विवाह किया है और इसे अपने साथ ले आया हूं। मेरे पति की मां ने कहा, कौन है यह? कहां से उठा लाए हो इसे? मेरे पति ने कहा, मैं इसे इज्जत से विवाह करके लाया हूं, इसलिए आप सबके लिए बेहतर है कि आप भी इसे इज्जत दें। फिर मेरे पति मुझे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गए। मैंने तुरंत वह पोटली खोली तो उसमें मेरी माँ का एक पत्र और एक लॉकेट था। मैंने पत्र पढ़ा तो उसमें माँ ने जो कुछ लिखा था उसे पढ़ने के बाद वह सच्चाई मेरे सामने आई जो मुझे कभी पता न थी। माँ ने लिखा था, मेरी बेटी आयशा, जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं तब जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मौसी सुमन देवी ने मिलकर मुझे मारने की साजिश की। तुम्हारे पापा और मौसी एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दादा ने दौलत की खातिर तुम्हारे पापा की शादी मुझसे करवा दी, क्योंकि तुम्हारे नाना ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और तुम्हारे मौसा को अलग कर दिया था। मैं सहम कर पत्र पढ़ती गई। तुम्हारे पापा का व्यवहार मेरे साथ कभी ठीक नहीं रहा था और वह हर वक्त तुम्हारी मौसी से संपर्क में रहते, लेकिन इस बात का मुझे बहुत देर से पता चला। तुम्हारे पापा और मौसी मिलकर मेरी जायदाद हासिल करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुकी थी और यह जायदाद किसी और की तब हो सकती थी जब तुम 18 साल की हो जाओ और अपनी मर्जी से सब किसी और के नाम कर दो। तुम्हारे पापा मुझे धमकी देकर गए थे कि सब मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और आयशा को उसकी मौसी के पास भेजूंगा। जब इसकी शादी करके इससे कागजात पर दस्तखत करवा लेंगे। नई जिंदगी, नई चुनौतियां और भाग्य का नया मोड़। माँ का पत्र पढ़कर मैं घुटनों में सिर देकर रोने लगी। मुझे अब समझ आया था कि मौसी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थीं। उन्होंने मुझ पर इतने अत्याचार इस वजह से किए थे, लेकिन पापा कहाँ हैं? वह इतने साल हो गए वापस अपने मकसद के लिए क्यों नहीं आए? मैं रो रही थी। मैंने वह पत्र और लॉकेट छुपाकर रख दिया। मैं अब हर वक्त यही सोचती रहती कि पापा कहाँ हैं। मैं मौसी और पापा को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगी। अभी इसी सोच में थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहा, सुनो लड़की, मेरा बेटा तुम्हें जहां से भी ब्याह कर लाए है, तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभालो, उठो और घर को देखो। मैंने कहा, माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी सब काम कर लेती हूँ। वह गुस्से से मुझे देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरे ससुराल में मेरे पति की माँ और उनकी जवान बहन स्मिता थी, लेकिन 2 औरतों के होते हुए भी घर की हालत ऐसी थी कि वहां रहना मुश्किल था। 4 घंटे की मेहनत के बाद घर लगने लगा था। मैंने जैसे ही काम खत्म किया तो मेरे पति भी घर आ गए थे। उन्होंने आते ही घर को ऐसे देखा जैसे पहली दफा यहाँ आए हों। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम आते ही काम में क्यों लग गई हो? यहाँ और भी लोग हैं जो ये कर सकते हैं। मैंने कहा, अब तो ये मेरा घर है, चाहे मैं यहाँ जैसे भी आई हूँ। मेरे पति मेरे लिए कपड़े और जूते लेकर आए थे। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मेरे पास यह सब नहीं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मौसी जैसी औरत किसी को कुछ नहीं दे सकती। मैंने कहा, आपको मौसी ने उस दिन मेरे पीछे क्यों भेजा था? मेरे पति ने कहा, तुम्हारी मौसी ने किसी और को भेजना था तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां किसी काम से गया था और उस बदमाश आदमी की बातें सुन ली। वह तुम्हारी मौसी से पैसों की मांग कर रहा था और वह कह रही थी कि एक दफा इस लड़की से शादी कर लो, फिर दौलत ही दौलत मिलेगी। मैंने हैरान होकर अपने पति को देखा। मैंने कहा, फिर आपने उस बदमाश की बात क्यों नहीं मानी और चुपचाप मुझसे विवाह क्यों कर लिया? मेरे पति ने कहा, क्योंकि मुझे दौलत का लालच नहीं है। इसकी इज्जत की भी इसे परवाह नहीं तो वह किसी और की क्या सगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। उस वक्त मुझे अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, भगवान ने आपकी सूरत में मुझे एक इनाम से नवाजा है। मैं अपनी जिंदगी अब आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। उस दिन से मैं अपने पति रवि और उनके घर वालों का बहुत ख्याल रखती। मैंने बहुत जल्द अपने पति के दिल में जगह बना ली। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि मेरी सास और ननद स्मिता का व्यवहार मेरे और मेरे पति के साथ ठीक नहीं रहता था। वह हर वक्त उन्हें कोसती रहती। एक दिन शाम को मेरे पति घर आए तो मेरी ननद देखते ही शुरू हो गई, आज भी खाली हाथ ही लौट आए। मेरे पति ने कहा, मैं खुशी से तो खाली हाथ नहीं लौटा, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन सब रिश्वत मांगते हैं। मैं कमरे में आ गई। मेरे पति बहुत खामोश थे। मैंने कहा, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक बात करनी है। मेरे पति ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। तब मैंने अपनी माँ का पत्र लाकर अपने पति को दिखाया। वह उठकर बैठ गए और पत्र पढ़ने लगे। उसके बाद मैंने कहा, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अपनी माँ के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। तब मेरे पति ने मेरा साथ देने का वादा किया
और कुछ दिन बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और मौसी सुमन देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने यकीन दिलाया कि जल्द ही उनको हिरासत में लेकर जेल में डालेंगे। उसके बाद हम घर आ गए। मेरी ननद ने ताना दिया, ये तो पहले से खाली जेब लिए घूमता रहता है और तुम अब इसे लेकर कहाँ जाती हो। मेरे पति मेरे आगे खड़े हो गए और मेरी ननद से कहा, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे लेकर जहां भी जाऊं आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आज के बाद मेरी पत्नी से इज्जत से बात कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आज पहली दफा मुझे लगा कि मेरा भी कोई है जो मुझ पर आने वाली मुश्किल को मुझसे पहले खुद पर ले लेगा। पुलिस ने मौसी सुमन देवी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पापा सुनील जी का कुछ पता न चला। पुलिस ने मौसी से पूछताछ की तो पता चला जब पापा मुझे मौसा की तरफ छोड़कर गए थे उसी दिन उनका हादसा हो गया था और वह दुनिया से चले गए थे। मौसी ने यह भी बताया कि वह और पापा बहुत जल्द शादी करने वाले थे। मौसी मौसा राघव जी को मारने का मंसूबा बना चुकी थी, लेकिन पापा का निधन हो गया तो वह मेरे जवान होने का इंतजार करने लगी ताकि जायदाद हासिल कर सकें। जो जायदाद माँ ने मेरे नाम की थी उसके कागजात मौसी के पास थे जो हमने हासिल कर लिए थे। मौसी को उनके की सजा मिल रही थी। मौसा ने मौसी को तलाक दे दी और वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजार रही थी। मौसा की बेटी प्रिया की शादी जिस जगह हुई वह लड़का पहले से शादीशुदा था। प्रिया से बर्दाश्त न हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। मैं अपने पति और उनके घर वालों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई जो माँ ने मेरे नाम कर दिया था। मैंने अपने पति को माँ का छोड़ा हुआ कारोबार संभालने के लिए मजबूर किया जो बहुत सालों से बंद था। मेरा पति अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा जो मेरा है वह सबका भी है। मेरे पति ने बहुत मेहनत की और कारोबार को आगे बढ़ाया। मेरी ननद स्मिता की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, वह बहुत खुश थी। मेरी ननद ने मुझसे और अपने भाई से अपने व्यवहार की माफी मांगी, हमने माफ कर दिया। हम सब बहुत खुश हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए। भगवान ने मुझे एक प्यारे से बेटे से नवाजा। जिंदगी की हर नेमत मुझे मिली थी, जो वंचितताएं मैंने देखी थी वह अब बहुत दूर हो गई थीं। हमारा समय कभी भी बदल सकता है, बस कभी आशा का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई का नया खुलासा और साजिश का पर्दाफाश। आयशा और उसका पति रवि अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट थे। कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था और उनका बेटा जो अब 3 साल का हो चुका था उनकी दुनिया का केंद्र था। जिंदगी में अब सुकून और खुशहाली थी, लेकिन आयशा के दिल में अभी भी एक बेचैनी बाकी थी। वह अपने पिता सुनील जी की मृत्यु की सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। पुलिस ने तो कह दिया था कि उनका निधन हादसे में हुआ था, लेकिन आयशा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह अक्सर अपनी माँ का पत्र दोबारा पढ़ती और सोचती कि क्या मौसी सुमन ने सिर्फ जायदाद के लिए ही साजिश की थी या इसके पीछे कोई और कहानी भी थी। एक दिन आयशा को घर के दरवाजे पर एक पुराना और जाना पहचाना चेहरा नजर आया। यह उसके मौसा राघव जी थे। वह बहुत बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावे के गहरे निशान थे। आयशा उन्हें देखकर भावुक हो गई। उसने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें बिठाया। रवि भी वहीं मौजूद थे। राघव जी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, आयशा बेटा, मैं तुमसे मिलने और माफी मांगने आया हूं। मैं तुम्हारी मौसी के अत्याचार पर खामोश रहा क्योंकि मुझे उनकी तरफ से डराया गया था। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तुम्हारी मौसी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ बताया या तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो वह मुझे और मेरी बेटी प्रिया को नुकसान पहुंचाएंगी। आयशा हैरान होकर बोली, मौसा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ की मृत्यु में उनका क्या हाथ था? राघव जी ने गहरी सांस ली और खुलासा किया, तुम्हारी मौसी सुमन ने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को जहर दिया था। जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है तो सुमन ने दवाइयों में जहर मिला दिया था। तुम्हारे पिता भी इसमें शामिल थे क्योंकि वह तुम्हारी माँ की जायदाद हासिल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें वारिस बना दिया था। यही वजह थी कि वह तुम्हें घर से भेजकर जायदाद हासिल करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे घर भेजा था, लेकिन उनका इरादा तुम्हें बाद में ले जाना था, लेकिन वह भी सुमन की साजिश का शिकार हो गए। आयशा और रवि दोनों चौंक गए। राघव जी ने अपनी कहानी जारी रखी। असल में तुम्हारी मौसी और तुम्हारे पिता में बहुत अरसे से झगड़ा चल रहा था। तुम्हारे पिता समझते थे कि अगर सुमन की बेटी की शादी कर दी जाएगी तो वह ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, लेकिन सुमन का मंसूबा अलग था। वह तुमसे जायदाद हासिल करना चाहती थी ताकि वह खुद प्रिया की शादी किसी बहुत अमीर लड़के से करा सके। जब तुम्हारे पिता ने उसका साथ छोड़ने की कोशिश की तो सुमन ने उनका एक्सीडेंट करवाकर उन्हें कत्ल कर दिया, यह दिखाने के लिए कि वह हादसे में मर गए हैं। आयशा को माँ और पिता दोनों की मृत्यु का दुख एक साथ हुआ। राघव जी ने आगे कहा,
इस खतरे को जानते हुए कि मैंने यह खुलासा किया है, मुझे तुम सबकी चिंता है, क्योंकि सुमन के कई लोग बाहर मौजूद हैं जो उसका साथ देते हैं। ये जानकर ही मैं तुम्हें यह सब बताने आया हूँ। जासूस विजय का आना और नई साजिश का पर्दाफाश। आयशा, रवि और राघव जी यह बातें कर रहे थे कि तभी घर के बाहर 2 पुलिस अफसर आए और दरवाजा खटखटाया। उनमें से एक ने अपने आप को जासूस विजय के तौर पर परिचित कराया। उसके साथ उसका सहायक था, जिनका नाम सिद्धार्थ था। विजय एक अनुभवी और बुद्धिमान अफसर था। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, आयशा जी, हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। हम सुमन की फाइल पर काम कर रहे थे और हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। हमें सुमन के जेल से लिखे हुए कुछ खत मिले हैं जो उसने एक गुप्त व्यक्ति को लिखे हैं। इन खतों में उसने अपनी बेटी प्रिया की आत्महत्या का आरोप आप पर लगाया है और उसका बदला लेने की बात की है। विजय ने कहा, इस खत में लिखा था कि वह जेल में होने के बावजूद अपना बदला लेगी और उसका कोई भी आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वह अपने आदमियों के जरिए आपके बेटे को भी अगवा करने का मंसूबा बना रही थी। आयशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रवि की तरफ देखा। राघव जी ने विजय को बताया कि सुमन के बहुत से आदमी बाहर भी मौजूद हैं। विजय ने कहा, हाँ, हमें इसका पता चल गया है। फिर राघव जी ने सुमन के आदमियों का नाम और पता दोनों को बताया। अगले कुछ दिनों में जासूस विजय की टीम ने सुमन के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक ने कबूल किया कि सुमन के आदेश पर ही उन्होंने आयशा के पिता को कत्ल किया था और उनका मकसद सिर्फ आयशा को मारकर उसकी जायदाद पर कब्जा करना था। इससे यह साबित हुआ कि सुमन ने आयशा के पिता को कत्ल किया था। ये सब जानकर आयशा के आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब पुलिस ने सुमन को अदालत में पेश किया और उनके खिलाफ नए आरोपों के साथ केस दोबारा खोला। जासूस विजय ने सुमन के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए, जिसमें उसकी अपनी बेटी प्रिया और पति राघव जी को इस्तेमाल करना भी शामिल था। अदालत ने सुमन की सख्त निंदा की और उसे और ज्यादा सख्त सजा सुनाई, जिसमें वह सारी उम्र जेल में गुजारने पर मजबूर थी। इसके अलावा अदालत ने उसकी तमाम गैर कानूनी दौलत जब्त करने का आदेश भी जारी किया। नई शुरुआत और खुशहाली का सफर। सुमन की सजा के बाद आयशा ने अपने मौसा राघव जी को अपने घर रख लिया। अब उन्हें एक ही छत के नीचे रहते हुए देखकर वह पुराने घाव फिर से भरने लगे थे। आयशा और रवि ने अपने बेटे का नाम राघव रखा, जो उनके मौसा के नाम पर था। ये देखकर राघव जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह उनको अपना बेटा कहने लगे थे। वक्त गुजरता गया और आयशा ने अपनी जिंदगी का मकसद भी तलाश कर लिया। उसने अपनी माँ की याद में एक एनजीओ शुरू की, जिसका नाम देवी था। ये एनजीओ बेसहारा और गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी, ताकि कोई बच्चा दोबारा आयशा की तरह हालात से न गुजरे। रवि ने भी इस काम में आयशा का साथ दिया और स्मिता भी अब एक शिक्षक बन गई थी। आयशा और रवि की जिंदगी में अब खुशी और सुकून था। एक दिन रवि ने आयशा को एक सरप्राइज दिया। वह आयशा को एक खूबसूरत घर ले गए जो उन्होंने खुद से बनाया था। घर के अंदर रवि ने कहा, यह घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई मजबूती और हिम्मत के लिए बनाया है। आयशा ने खुशी से रवि को गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। उनका यह सफर मुश्किलों भरा था, लेकिन आखिरकार उन्हें खुशी मिल ही गई।